सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटी शॉर्ट्स। और आज हम पार्ट 8 कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी से। तो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना दी है, जितने भी मैंने अब तक पार्ट्स कराए हैं सारे कवर कर दिए हैं। उन सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाकर देख लेना। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट है आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर ईपीक्यू, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं थोड़ा बहुत, बट अब इसमें डिटेल में समझते हैं। तो हमको पता है ये आइजिंग ने डेवलप करी थी। दिस टेस्ट इनिशियली एड्रेस टू डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, तो जिसमें इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड के बारे में बात करी थी, इमोशनली स्टेबल और इमोशनली अनस्टेबल के बारे में हमने बात करी थी। दीज डायमेंशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितने ट्रेट्स से ये कैरेक्टराइज करे गए हैं, तो 32 ट्रेट्स हैं इसके अंदर। लेटर ऑन आइजिंग एडेड थर्ड डिमेंशन, तो हमारे को पता है इसमें बाद में उन्होंने थर्ड डिमेंशन ऐड करा था, जिसको उन्होंने साइकोटिसिज्म बोला था। इट इज लिंक टू साइकोपैथोलॉजी दैट रिप्रेजेंट्स द लैक ऑफ फीलिंग फॉर अदर्स। तो दूसरों के बारे में फीलिंग्स नहीं होती। अ टफ मैनर, बहुत ही ज्यादा टफ मैनर होता है ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल, कि लोगों से बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड अ टेंडेंसी टू डिफाई सोशल कन्वेंशंस, तो कैसे एक टेंडेंसी होती है कि मना कर सकते हैं सोशल कन्वेंशन को, कि उनको बाहर लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। अ पर्सन स्कोरिंग हाई ऑन दिस टाइप ऑफ डिमेंशन टेंड्स टू बी हॉस्टाइल, इगोसेंट्रिक एंड एंटी सोशल। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं कि जो भी इंसान साइकोटिसिज्म के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्कोर करेगा वो बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल होता है, इगोसेंट्रिक होता है, एंटी सोशल होता है। दिस टेस्ट इज ऑल्सो वाइडली यूज, तो ये भी बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन 16 पीएफ, जिसके बारे में हम पढ़कर आए हैं, जो कि कैटल ने दी थी। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय रेमंड कैटल, हमको पता है इस बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज ही आइडेंटिफाइड अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सनालिटी डिस्क्रिप्टर्स, तो इसमें बहुत सारे उन्होंने पर्सनालिटी डिस्क्रिप्टर के बारे में पता करा था अपनी स्टडीज में, which were subjected to factor analysis to identify the basic personality structure। तो एक बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए उन्होंने फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करा था। यू विल लर्न अबाउट दिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक लेटर, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। दिस टेस्ट प्रूव्स विद डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स, तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। एंड द सब्जेक्ट रिस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन बाय चूजिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो इसमें भी यही सेम चीज दे रखी है कि आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे और आपको उस क्वेश्चन में यस और नो चूज करना है। आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। आपका किसी का यस होगा, किसी का नो होगा, वो अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दिस टेस्ट कैन बी यूज विद हाई स्कूल लेवल स्टूडेंट्स एज वेल एज विद एडल्ट्स, तो ये हाई स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के ऊपर भी हो सकता है और एडल्ट्स के साथ भी यूज हो सकता है। इट इज फाउंड एक्सट्रीमली यूजफुल इन करियर गाइडेंस, तो ये करियर गाइडेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फाउंड हुआ है, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन के अंदर और ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, apart from a few popular tests which use self-report technique which have been described above। तो ये उनमें से बहुत ही ज्यादा few popular टेस्ट में से एक है ये, जिसको यूज करा गया है बहुत सारी चीजों के लिए। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक से लिखा हुआ है। दिस सेल्फ रिपोर्ट मेजर सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, तो किस प्रॉब्लम से ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स गुजरते हैं, ये टेस्ट गुजरते हैं। पहला है सोशल डिजायरेबिलिटी इज वन ऑफ देम। इट इज अ टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट टू एंडोर्स आइटम्स इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर, तो कई बार ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा आंसर उस हिसाब से देता है कि ये सोशली सही है तो मैं इसको इसी हिसाब से दूंगा। मतलब उसकी सिचुएशन कुछ और चल रही है इंसान की, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसका आंसर नो आ रहा है किसी चीज का, लेकिन वो लिख कर यस आ रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर वो सोशली डिजायर वे में लिख कर आएगा तो ज्यादा अच्छा हो। तो इसीलिए पहला होता है सोशल डिजायरेबिलिटी। तो सेकंड है क्वेश्चंस इज अनदर वन। इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ सब्जेक्ट टू एग्रीड विद आइटम्स क्वेश्चन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंटेंट्स। तो इसमें ये होता है कि अगर जैसे मर्जी क्वेश्चन उस टेस्ट के अंदर पूछे गए हो और उस सब्जेक्ट को या इंडिविजुअल को उस क्वेश्चन से यस मतलब अग्री करना ही होगा रिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्वेश्चंस। कैसे मर्जी क्वेश्चंस हो, लेकिन सब्जेक्ट को अग्री करना पड़ेगा उन क्वेश्चंस के साथ, वो अपने ओपिनियंस नहीं रख सकते। ये सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स की। पहली है सोशल डिजायरेबिलिटी, कि वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड कई बार ऐसे करते हैं कि सोशली डिजायरेबल वे में हो। और सेकंड है जिसमें वो आइटम्स के हिसाब से उनको अग्री करना ही पड़ता है चाहे कैसे मर्जी क्वेश्चन हो। ठीक है, इट ऑफन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सेइंग यस टू द आइटम्स, तो इसमें यस ही बोलना होता है
दीज टेंडेंसीज रेंडर द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी लेस रिलायबल। तो ये पर्सनैलिटी के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा लेस रिलायबल बनाती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को बोला जाता है इनडायरेक्ट टेक्निक्स। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारा जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स है उनको डायरेक्ट टेक्निक्स बोला जाता है और प्रोजेक्टिव को इनडायरेक्ट टेक्निक्स बोला जाता है। ठीक है, हम इनको पढ़ते हैं। These techniques of personality assessment described so far are known as direct techniques। जो पहले हम पढ़कर आए हैं वो सारी डायरेक्ट टेक्निक्स होते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट है because they tend to rely on the information directly obtained from the person who clearly knows that his or her personality is being assessed। तो डायरेक्ट टेक्निक्स जो होती है सेल्फ रिपोर्ट मेजर, उसमें हम डायरेक्टली उस इंसान से पूछते हैं उसकी पर्सनालिटी के बारे में। ठीक है, in these situation people generally become self conscious and hesitate to share their private feelings, thoughts and motivations। तो अगर हम डायरेक्ट टेक्निक्स की बात करें तो उसमें जनरली जो इंसान होता है बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होने लगता है और हेजिटेशन दिखाता है अपनी प्राइवेट फीलिंग्स को शेयर करने में, थॉट्स को और मोटिवेशंस को। लेकिन जो साइकोमेट्रिक थ्योरी है वो बताती है दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय आवर अनकॉन्शियस मोटिव्स। बहुत ही ज़्यादा ऐसे ह्यूमन बिहेवियर के बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के जो मोटिव्स होते हैं उससे गवर्न होते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड्स हैं ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट वो ऐसे जितने भी अनकॉन्शियस बिहेवियर होते हैं या उसमें मोटिव्स होते हैं, जो भी होती हैं फीलिंग्स, वो उसके बारे में पता नहीं कर पाती जो हमारी डायरेक्ट टेक्निक्स होती है। हेंस दे फेल टू प्रोवाइड अस विद रियल पिक्चर ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। तो वो हमारे को वो फेल हो जाती है कि हमारे को बता सके एक इंडिविजुअल की जो उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी है उसके बारे में। लेकिन जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं वो डेवलप करी गई थी ताकि हम असेस कर सकें किसी इंसान के अनकॉन्शियस मोटिव्स और फीलिंग्स जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है इंसान को, क्योंकि हम पहले पढ़कर आए हैं लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस हमारे को पता है जिसके बारे में इंसान को पता ही नहीं होता कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, तो उसके बारे में असेसमेंट बोली है। These techniques are based on assumption that is less structured or unstructured stimulus or situation will allow the individual to project his or her feelings, desires and needs on that situation। तो इसमें यही बता रखा है जो इसकी जो टेक्निक्स है वो इस assumption पे बनी हुई है कि बहुत ही ज़्यादा लेस स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस है और सिचुएशन अलाउ करती है कि इंडिविजुअल को, ताकि वो प्रोजेक्ट कर सके अपनी फीलिंग्स को, डिजायर्स को और नीड्स को उस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, अब हम समझते हैं कैसे। तो इसमें कुछ इनके फीचर्स भी है जिनको हम डिस्कस करते हैं पहले। व्हाइल द नेचर ऑफ स्टिमुला एंड रिस्पॉन्सेज इन दीज टेक्निक्स वेरी इनॉर्मसली, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे में टेक्निक्स वेरी करती है रिस्पॉन्सेज से, लेकिन इनके कुछ सम फीचर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। द स्टिमुलाई आर रिलेटिवली और फुल्ली अनस्ट्रक्चर्ड एंड पुअरली डिफाइंड। तो इनके जो स्टिमुलाई होते हैं, ये जितने भी टेस्ट में चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं और पुअरली डिफाइंड होती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कि जैसे अगर आप डायरेक्ट टेक्निक्स की बात करें तो उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे, आपको उनके आंसर देने हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टेक्निक्स में ऐसा नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा पोअरली डिफाइंड भी हैं। The person being assessed is usually not told about the purpose of assessment and the method of scoring and interpretation। तो इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट होता है या इंडिविजुअल होता है जिसकी हम असेसमेंट कर रहे होते हैं पर्सनालिटी की, उसको ये नहीं बताया जाता इस पर्पस के लिए असेसमेंट हो रही है और कैसे हो रही है, और उस मेथड के बारे में भी नहीं बताते, ना कि स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन के बारे में उसको कुछ पता होता है। The person is informed that there are no correct or incorrect responses। तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम पहले ही बता देते हैं कि इसके अंदर कोई भी करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज नहीं है, जो आपको सही लग रहा है आप वो सही भरकर आ जाओ। ईच रिस्पॉन्स इज कंसिडर टू रिवील अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये जितने भी एक इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स होंगे, जो भी सब्जेक्ट रिस्पॉन्स करेगा उस शीट के ऊपर, उससे ये पता लगेगा, वो चीज़ रिवील करेगी कि एक इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है और उसका सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट कैसा है पर्सनैलिटी का। तो उससे ये पता चलेगा कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन आर लेंदी एंड समटाइम्स सब्जेक्टिव। तो ये इसकी जो स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन होती है बहुत ही ज़्यादा लेंदी होती है और कई बार सब्जेक्टिव भी होती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर डिफरेंट फ्रॉम द साइकोमेट्रिक टेस्ट इन मेनी वेज। तो जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट से बहुत ही डिफरेंट होती है हर वे में। तो अब इसी का पहला टेस्ट आ गया, रोशाक इंगब्लॉट टेस्ट। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय हरमन रोशाक। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 10 इंक ब्लॉक्स। तो ये हरमन रोशाक ने करी थी डेवलप, और इसके अंदर 10 इंक ब्लॉक्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे इंक ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर से पहले के ज़माने में जैसे पेन यूज़ करते थे तो इंक के अंदर पूरा वो डिप करते थे, वो वाली चीज़ है। 5 ऑफ देम आर ब्लैक एंड वाइट। तो इसमें जो 10 इंक ब्लॉक टेस्ट है उसमें से जो 5 ऑफ देम है वो ब्लैक और वाइट है, 2 है वो रेड इंक है
और जो रिमेनिंग 3 है वो पेस्टल कलर्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली कि जो 5 हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट है, 2 है वो रेड है और 3 है वो पेस्टल कलर है, तो टोटल 10 है। These blots are symmetrical in design with a specific shape or form। तो ये जो ब्लॉट्स है, ये छोटे छोटे इंक ब्लॉट्स जो हैं, ये सिमेट्रिकल है विद इन डिजाइन विद स्पेसिफिक शेप और फॉर्म। तो ये सिमेट्रिकल वैल्यू है इनकी, मतलब सिमेट्रिकल जैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं कुछ। ठीक है, ईच ब्लॉट इज प्रिंटेड ऑन द सेंटर ऑफ वाइट कार्डबोर्ड अबाउट द साइज। तो इस जो ब्लॉट है इसके बीच में एक छोटा सा वाइट कार्डबोर्ड भी बना हुआ है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और ये 7x7x10 साइज का है। द ब्लॉट्स वर ओरिजिनली मेड बाय द ड्रॉपिंग ink on the piece of paper and then folding the paper into half hence ink block test। तो इस इंक ब्लॉक टेस्ट को कैसे उन्होंने यूज करा था, इसको भी ड्राइंग बनाकर समझाती हूँ। कि ये एक छोटा सा पेपर है, उसके ऊपर आपने अपनी थोड़ी सी इंक को गिराया और इस पेपर को आपने फोल्ड कर दिया हाफ में। अब इसको जब आप खोल कर देखोगे तो कुछ ऐसी शेप बनकर आएगी, ये होता है इंक ब्लॉक टेस्ट। तो हम इंक ब्लॉक टेस्ट को कैसे बनाते हैं, हम पेपर के ऊपर इंक गिराते हैं, उसको फोल्ड कर देते हैं और उसको ओपन करके देखते हैं, उसको बोला जाता है इंक ब्लॉक टेस्ट। तो ये होता है hence called ink block test। This the cards are administered individually in 2 phases। तो इसको एडमिनिस्टर करा जाता है 2 phases के अंदर। पहला फेज है परफॉर्मेंस प्रॉपर, जिसमें सब्जेक्ट को ये जो कार्ड हमने बनाए हैं इन गिराकर, इससे पूछा जाता है कि इनको उसमें क्या दिख रहा है। तो अगर हम इसी डायग्राम का लेकर चले तो हमारे को इसमें क्या दिख रहा है। बहुत सारे लोग बहुत ही अलग अलग चीजें बोलेंगे, कोई बोलेगा ये क्राउन जैसा दिख रहा है, कोई मतलब सबका अपना अपना वे होता है कि उनको कैसा लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को ये क्राउन लगता है। ठीक है, और सेकंड फेज है जिसमें बोल जाता है इंक्वायरी, अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ अ रिस्पॉन्स। तो जिसमें एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जाती है, जो भी रिस्पॉन्स सब्जेक्ट ने दिया है उसको प्रिपेयर करा जाता है बाय आस्किंग द सब्जेक्ट टू टेल वेयर, हाउ एंड ऑन व्हाट बेसिस वाज द पर्टिकुलर रिस्पॉन्स वाज मेड। तो उस इंडिविजुअल से, उस सब्जेक्ट से पूरी जानकारी ली जाती है कि कैसे, हाउ, वेयर, कि कैसे, कहाँ से और ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पर आपने ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स बनाया था। तो जैसे अब मेरा एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने बोला परफॉर्मेंस प्रॉपर में उन्होंने मेरे को कार्ड शो करा और मैंने बोला कि मेरे को ये क्राउन जैसा दिख रहा है ये वाला डायग्राम। तो वो मेरे से पूछेंगे कि जो रिस्पॉन्स मैंने बनाया है वो मैंने किस बेसिस पर बनाया, कैसे, कहाँ से मेरे दिमाग में ये वाली चीज आई, क्या सोचकर मैंने रिस्पॉन्स बनाया। तो उसके बारे में होता है इंक्वायरी करी जाती है पूरी। तो ये 2 फेजेस में होता है, जिसमें पहला होता है परफॉर्मेंस प्रॉपर, दूसरा होता है इंक्वायरी। ठीक है, द जजमेंट इज नेसेसरी टू प्लेस द सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्सेज इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। तो इसका एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट बनाया जाता है जो भी सब्जेक्ट ने बोला है उसके रिस्पॉन्स को। द यूज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव, बहुत ही ज़्यादा बड़ी अच्छी ट्रेनिंग चाहिए होती है, ताकि जो भी रिस्पॉन्स दिया गया है सब्जेक्ट के थ्रू उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए। कंप्यूटर टेक्निक्स टू हैव बीन डेवलप्ड फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा। तो बहुत ही सारी कंप्यूटर टेक्निक्स भी बनाई गई हैं, डेवलप करी गई हैं, ताकि हम एनालाइज कर पाए जो भी डेटा मिल रहा है हमारे को एक इंडिविजुअल के थ्रू। तो यही 2.4 जो फिगर मैंने आपको बताई कि ये रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट का है, कि मेरे को इसमें क्राउन दिख रहा है, तो वो सब्जेक्ट से ये चीज़ पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला, ये रीज़न। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।